गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लासेस में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दिस इज़ द सेकेंड चैप्टर इन बायोलॉजी पोर्शन in your class 10 science subject. So after completion of life processes, now we are going to start this control and coordination. Under this chapter we will study nerve cell यानी कि human nervous system in a very, we can say, in very short manner, as well as we will discuss about the human endocrine system, different type of endocrine glands and their hormones, as well as we will also discuss the plant hormones and their effects on plants. Okay, so let's start the control and coordination by starting the human nervous system. So what is control and coordination? What do you mean by control and coordination? So different organs work together in an organisms to carry out the different functions. This is known as coordination. अलग अलग तरीके के हमारे ऑर्गन्स और सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, और वो एक साथ वर्क करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे को, इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है। प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज़ नेसेसरी टू कैरी आउट द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ द लाइफ, ठीक है। तो इन सभी ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए प्रॉपर फंक्शनिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है, ताकि हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करती रहे। इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। जैसे आप रनिंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपकी हार्ट बीट अपने आप बढ़ जाएगी, आपकी ब्रीदिंग बढ़ जाएगी, आपका सेलुलर एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे आप रेस्टिंग कंडीशन में आते हैं तो ये सारी चीज़ें वापस अपने ग्राउंड स्टेट पे आ जाती है, नॉर्मल हो जाती है। तो at the time of requirement our body manage to increase our heartbeat, breathing, cellular energy level, as well as we can say production of energy in our body, ठीक है। लेकिन जैसे ही ज़रूरत नहीं होती है तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। दिस इज़ व्हाट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसी को हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सो अंडर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वी विल डिस्कस अबाउट आवर नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हमारी बॉडी को ओवरऑल वही कंट्रोल करता है, तो उसके बारे में हमें पढ़ना होगा, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें, एनिमल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड नर्व सेल आल्सो नोन एज न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं? जो स्पेशलाइज्ड नर्व सेल होती है जिनको हम न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है। अब न्यूरॉन के बारे में बात करें, अ टिपिकल न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ, एक न्यूरॉन जो होता है वो किस चीज़ का बना होगा? सेल बॉडी का बना होगा, एक्सॉन का बना होगा, ठीक है, और डेंड्राइटिस का बना होगा। ये टिपिकली उसके ऑर्गन्स हैं, ठीक है। जो एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप देखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताने वाला हूँ आपको। तो उस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में आपको मिलेंगे सेल बॉडी जिसको हम साइटोन कहते हैं, एक्सॉन, ठीक है, सेल बॉडी से निकलता हुआ एक थिक फाइबर, और इस साइटोन से निकलने वाले छोटे छोटे से फाइबर जनरली डेंड्रॉन्स, और उन डेंड्रॉन्स से निकलते हैं डेंड्राइटिस, ठीक है। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सेल बॉडी के बारे में बात करें, सेल बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस मिलेगा, डेंड्राइटिस मिलेगा, ठीक है। डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, हाँ, जिनका क्या काम होता है, जैसे ये सेल बॉडी है, अभी हम स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, वैसे नेक्स्ट पेज पे ये सेल बॉडी है, ठीक है। यहाँ पर सेंटर में आपको क्या मिलेगा? उसका न्यूक्लियस मिलेगा, उससे जो थिक फाइबर निकल रहे हैं इनको हम बोलते हैं डेंड्रॉन्स। ये तो हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ से निकलने वाले डेंड्रॉन्स, और डेंड्रॉन्स से और फर्दर फाइन ब्रांचेस निकलती है जिस कॉल्ड एज डेंड्राइटिस। और ये डेंड्राइटिस जो होते हैं ये हमारे सराउंडिंग से जो इन्फॉर्मेशन से उनको पिक करते हैं, ठीक है। एंड डेंड्राइटिक टिप्स एंड सेट of the electrical impulse which travels from the dendrite to cell body and then to axon। तो यहाँ डेंड्राइटिस से, जो डेंड्राइटिस है, इन डेंड्राइटिस से So this is the structure, okay. So these thick fibers
These thick fibers are called as dendrons. Okay, dendrons are further branched into these dendrites. So these dendrites are responsible for catching of different information from the environment. Environment से information को catch करेंगे and then they transfer to the dendrons. वो dendron को transfer करेंगे. Dendron transfer this message to the cyton और cell body. Cell body को transfer करेंगे और cell body इन messages को transfer करेगा कहाँ पर? इस thick fiber में, that is called as axon. ठीक है, axon is covered by myelin sheath. ये इसका एक प्रोटेक्टिव होता है. ठीक है, और नोड्स ऑफ रेनवेयर जहाँ जिन जगह पर माइलिन शीट नहीं है उसको हम नोड्स ऑफ रेनवेयर कहते हैं. ठीक है, और फाइनली यहाँ हम बात करें तो जो एक्सॉन का जो टर्मिनल एंड होता है, इनको एक्सॉन टर्मिनल्स या टीलोडेंड्रॉन के नाम से भी जानते हैं. टीलोडेंड्रॉन्स. ठीक है, ये टीलोडेंड्रॉन जो होते हैं ये हो सकता है कि वापस किसी दूसरी नर्व सेल के डेंड्राइटिस से कनेक्टेड हो जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जैसे मान लिया जाए कि ये हमारे एक रिसेप्टर ऑर्गन से यहाँ से नर्व मैसेज लेके चली तो ये डायरेक्ट यहाँ तक एक ही नर्व सेल, ये ज़रूर है कि नर्व फाइबर इज़ द लॉन्गेस्ट, नर्व सेल इज़ द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, लेकिन हो सकता है वो इतनी लंबी ना हो कि जैसे हमारे हाथ से हमने ये रिसेप्टर ऑर्गन मान लीजिए हाथ को, तो यहाँ से सेंसेशन लेके डायरेक्ट ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँच जाए, इतनी लंबी नर्व ना हो, तो वो कहीं पर जाके दूसरी नर्व सेल से जॉइंट होगी. ठीक है, तो इस जो पहला नर्व था उसके टीलोडेंड्रॉन और दूसरी नर्व जो है उसके डेंड्राइटिस आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और यहाँ एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सिनॉप्सिस या सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो यहाँ ये भी बना हुआ होता है. तो सिंपल सा इसके स्ट्रक्चर को आपको जब एक्सप्लेन करना हो तो आप डेंड्राइटिस के बारे में बताएंगे, डेंड्रॉन्स के बारे में बताएंगे, फिर आप साइटोन के बारे में बताएंगे. साइटोन में बताएंगे कि इसका जो कंट्रोलिंग, इस पूरी सेल का जो कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर न्यूक्लियस होता है वो साइटोन के अंदर होता है. इसी साइटोन को हम सेल बॉडी कहते हैं. सेल बॉडी से एक थिक फाइबर निकलता है, इसको हम एक्सॉन कहते हैं. एक्सॉन इज़ कवर्ड बाय माइलिन शीथ. ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, इसको इसकी आवश्यकता नहीं है. माइलिन शीथ, ठीक है, इस माइलिन शीथ से कवर्ड होता है. माइलिन शीथ जिस जगह पर नहीं है उसको हम नोड्स ऑफ रेनवेयर कहते हैं. एक्सॉन का जो टर्मिनल एंड होता है उसको हम टीलोडेंड्रॉन कहते हैं. टीलोडेंड्रॉन किसी दूसरी नर्व सेल से कनेक्ट हो सकता है, यहाँ पर सिनॉप्सिस हो सकता है, सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स हो सकता है. ठीक है, तो इस तरीके से इसको समझ लीजिएगा. आगे चलते हैं. अब आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन. ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बात करें तो क्या है रिफ्लेक्स एक्शन? बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये. कई बार सीबीएसई में आया है, कई बार सीबीएसई क्वेश्चन पेपर में आया है. बिल्कुल मान के चलिए आएगा ही आएगा ये. ठीक है, तो क्या है रिफ्लेक्स एक्शन? ये डायग्राम आपको एक बनाना है यहाँ पर और इसको डिफाइन कर देना है. बहुत, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है. पूरे 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है ये. ठीक है, तो क्या है रिफ्लेक्सेशन? अ सडन रेस्पॉन्स टू द सम एनवायरमेंटल स्टिमुलस टू इज़ नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन. बस ये इतना इससे बात है कि कोई भी एनवायरनमेंट का स्टिमुलस है. स्टिमुलस मतलब जो आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करे, उसको क्या बोलना चाहिए, उसको ऑन करे आपके नर्वस सिस्टम को. ठीक है, तो अगर कोई स्टिमुलस, मान लिया जाए कि कोई आप किचन में काम कर रहे हैं और जो हॉट पेन है उससे आपका अनजाने में आपका हाथ टच हो गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में इससे पहले कि आप कुछ सोचें आपका हाथ वहाँ से दूर हट जाएगा. दिस इज़ द रिफ्लेक्स एक्शन मैकेनिज्म. ठीक है, ये सडन रिस्पॉन्स है. सडन रिस्पॉन्स ये 1/1000 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है. कितनी देर में? 1/1000, 1 सेकेंड के 1000वें हिस्से में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है. ठीक है, एग्जाम्पल भी सडन टेक ऑफ आवर हैंड फ्रॉम द फ्लेम विदाउट थिंकिंग. बिल्कुल इसी के बारे में बात कर रहे हैं. हमने हॉट पेन के बारे में बात किया, यहाँ इन्होंने फ्लेम के बारे में बात किया. यदि किसी फ्लेम, अगर कोई फ्लेम भी है वहाँ आपका हाथ चला जाता है तो विदाउट थिंकिंग, आप इससे पहले कि सोचे, प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है. दिस इज़ व्हाट सडन रिस्पॉन्स ऑफ आवर नर्वस सिस्टम अगेंस्ट सम एनवायरमेंटल स्टिमुलस.
नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स आर्क बनाने के लिए आता है कि रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। ये स्टिमुलस है, हॉट वाटर मान लिया जाए, ठीक है। ये रिसेप्टर है, ठीक है। आपकी आइज़ मान लिया जाए, ठीक है। वैसे तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसको आप देख लीजिए। फिर यहाँ से ये सेंसरी नर्व, जब भी किसी स्टिमुलस का जो भी मैसेज रिकॉर्ड होगा, रिसेप्टर ऑर्गन से वो मैसेज लेकर जाने वाली जो नर्व होगी वो सेंसरी नर्व होगी। दिस सेंसरी नर्व इज ट्रांसफर टू द स्पाइनल टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड टू द ब्रेन, ठीक है। या ब्रेन को भी जा सकता है या डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू भी ये आ सकता है, ठीक है। ये स्पाइनल रिफ्लेक्स हो सकता है और डिसीजन मेकिंग कॉन्शियस थॉट भी हो सकती है। मतलब दो तरीके के रेस्पॉन्स हो सकते हैं कि अगर ब्रेन तक मैसेज जाता है तो ब्रेन एक डेफिनेट डिसीजन देने के बाद में उसको ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। और नहीं तो 99% जो रेस्पॉन्सेस होते हैं, जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, वो यही होते हैं, ठीक है। कौन से वाले? यहाँ से स्टिमुलस टू रिसेप्टर टू सेंसरी नर्व टू स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड टू मोटर नर्व एंड मोटर नर्व टू इफेक्ट ऑर्गन। दिस इज द वी कैन से 99% case of reflex action, ठीक है। But sometime message goes to the brain and brain will take decision, and now the decision, after decision brain will give the message to the motor nerve and motor nerve to effect organ, then the response will be created, ठीक है। तो this is what reflex action mechanism। और चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम वर्टिब्रेट यानी कि ह्यूमन बींग्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। नर्वस सिस्टम इज़ क्लासिफाइड एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आते हैं, ठीक है। एंड द सेकेंड इज़ पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारी पेरीफेरस नर्व्स आती है, ठीक है। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड्स आर द पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट है। एंड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनोमिक और सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है कि जैसे हमारे ब्रेन से डायरेक्टली कुछ मैसेज ट्रांसफ़र हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, तीन तरीके की मज़ल्स होती है ना। स्ट्राइटेड मज़ल है ना, नॉन स्ट्राइटेड मज़ल एंड कार्डियक मज़ल। ये नॉन स्ट्राइटेड मज़ल जो भी काम करती है, जो विदाउट विल पावर से, तो वो हमारे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है। तो इसमें जनरली हमारा हिंड ब्रेन और जो हमारी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होती है वो इंक्लूडेड होती है। और जो दूसरा हमारा है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम भी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुल मिला के सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा हो गया हमारा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, और पेरीफेरल में ऑटोनोमस हो गया और सोमेटिक नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप नर्वस सिस्टम को क्लासीफाइड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में बात करें तो ह्यूमन ब्रेन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ऑर्गन होता है, विच प्रेजेंट इनसाइड द स्कल प्रोटेक्टेड बाय आवर स्कल। हमारी जो स्कल होती है वो इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। काफ़ी सोफिस्टिकेटेड, काफ़ी नाजुक सा अंग है। सो इट इज़ कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड बाय आवर स्कल। ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू 4 ब्रेन के पार्ट है। 4 ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हिंड ब्रेन है। जो आगे वाला बड़ा पार्ट, ऊपर वाला जो बड़ा पार्ट आपको दिखेगा, दैट इज़ 4 ब्रेन। मिडिल में एक छोटा सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, दिस इज मिड ब्रेन, एंड दिस इज द हिंड ब्रेन। दिस इज बिगर देन मिड ब्रेन एंड स्मॉलर देन 4 ब्रेन, ठीक है। तो ये 3 पार्ट होते हैं, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अब हम बात करें 4 ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। ये इसके 3 बेसिक या यूँ कहें कि मेन पार्ट है, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस एंड
थैलेमस। ये सेरेब्रम को हम सेरेब्रल हेमिस्फीयर के नाम से भी जानते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसमें बेसिकली जितने भी पार्ट दिखाए गए ये सब फोर ब्रेन के ही पार्ट हैं, जिसमें जैसे कि ये टेम्पोरल लोब है, फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब है। ये जितना भी पार्ट जो आप देख रहे हैं ये पार्ट जो है ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर का ही पार्ट है। इसका पार्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर का ही पार्ट है। अब इसके अलावा क्या बोला था ना, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये यहाँ पर होते हैं, और आपको मालूम होगा हाइपोथैलेमस से ये पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर कनेक्टेड होती है फोर ब्रेन में। ठीक है, सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर फोर ब्रेन, जिसमें कि ये जो मेन सबसे बड़ा पार्ट होता है वो होता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, दैट इज़ कंसिस्ट बाय टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब, and two more part is thalamus and hypothalamus, thalamus and hypothalamus। ये hypothalamus जो होता है ये डिफरेंट टाइप के न्यूरो हार्मोन्स सिक्रेट करता है, न्यूरो हार्मोन सिक्रेट करता है और इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये जो डिफरेंट हार्मोन सिक्रेट करके अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस, एंड हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ आवर फोर ब्रेन। यानी कि ब्रेन जो होता है वो, अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड पूरा एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करती है, हमारा लगभग पूरा एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करती है, और इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस कौन है? हमारा ब्रेन है। तो ब्रेन ही सारे जितना भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो फाइनली ब्रेन ही हम कंट्रोल करता है। ठीक है, तो वापस चलते हैं अपन वहीं पर पूरा। तो यहाँ हम बात कर रहे थे इसके सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस एंड सेरेबेलम नहीं है, सेरेब्रम या सेरेब्रल हेमिस्फीयर, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस, जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं। और अब चलें, फोर ब्रेन इज स्पेशलाइज्ड इन हियरिंग। क्या करता है? हियरिंग को, जो टेम्पोरल लोब अभी आप देख के आए थे वहाँ हियरिंग, साइट यानी कि विज़न का काम करता है, स्मेल का काम करता है यानी कि जो हमारी आँखें होती है वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू फोर ब्रेन से ही कनेक्टेड है। स्मेल यानी कि हमारा जो नोज़ है वो ओल्फैक्टो नर्व के थ्रू डायरेक्टली फोर ब्रेन से कनेक्टेड है। इट इज़ आल्सो कंट्रोल द वॉलेंट्री मूवमेंट्स इन आवर बॉडी सच एज मूवमेंट ऑफ लेग्स एंड मसल्स। तो आप जो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, वो भी आप अपने व्हील पावर से चल रहे हैं, तो उस व्हील पावर को बोलेंगे वॉलेंट्री एक्टिविटी, और दैट वॉलेंट्री एक्टिविटी इज आल्सो कंट्रोल बाय आवर फोर ब्रेन सेरेब्रल हेमिस्फीयर। वहाँ पर एक मोटार सेंटर होता है, वो मोटार सेंटर जो होता है वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। सेंटर फॉर हंगर इज आल्सो लोकेटेड। जब आपको भूख लगती है, हंगर इज आल्सो लोकेटेड इन द सेपरेट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में एक हंगर सेंटर होता है जो आपको हंगर की फीलिंग मतलब का एहसास दिलाता है। हंगर का मतलब सिंपल सा मतलब यहाँ होता है कि आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाना, वो हंगर। और जो दूसरा, खाना खा लेंगे, ब्लड में ग्लूकोज लेवल वापस नॉर्मल हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे सटाइटी या सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें भी हमारे फोर ब्रेन ही कंट्रोल करता है। सेरिब्रम ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ फोर लोब्स। ठीक है, पैराइटल लोब अभी बारे में बात कर लेते हैं हम, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड फ्रंटल लोब। सो दीज आर द पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। यानी कि जो ब्रेन के तीन पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, उसमें सबसे बड़ा पार्ट कौन होता है? फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन का भी सबसे बड़ा पार्ट कौन है? सेरेब्रल हेमिस्फीयर। कौन है? सेरेब्रल हेमिस्फीयर। उसके अंदर ये इतने सारे पार्ट हैं, चार पार्ट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें मिड ब्रेन के बारे में। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। कहाँ पर मिलेगा आपको? फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में मिलेगा। इट कंट्रोल द सर्टेन इनवॉलेंट्री एक्शंस इन द बॉडी। कुछ इनवॉलेंट्री एक्टिविटी जो आपकी इच्छा से नहीं होती है उनको यह कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंड ब्रेन यानी कि मिड ब्रेन के बारे में कोई बहुत ज़्यादा खास बात नहीं, आप दो चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सर्टेन इनवॉलेंट्री एक्शंस। ठीक, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, सबसे ब्रेन में तीनों पार्ट में सबसे छोटा पार्ट है, और फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के हिंड ब्रेन के बीच में होता है। और ये कुछ इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को जो आपकी इच्छा से नहीं होती है उनको ये कंट्रोल करता है, यानी कि ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। फिर हिंड ब्रेन के बारे में बात करें। इस कंसिस्ट ऑफ बोन्स, याद रखिएगा, बोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरेबेलम। क्या क्या है इसके? बोन्स है, मेडुला ऑब्लोंगेटा,
बोलते हैं पूरा इसको, एंड सेरेबेलम। सेरेब्रम और सेरेबेलम में कंफ्यूज मत होना, वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर ऐसा याद रखिएगा उसको, वो फोर ब्रेन का पार्ट था, ठीक है। एंड सेरेबेलम ये हिंड ब्रेन का पार्ट है। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इनके, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा एंड सेरेबेलम। क्या करते हैं ये करते हैं कंट्रोल सलाइवेशन। जो आपका सलाइवेशन होता है यानी कि माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड का एक्टिवेशन होना, सलाइवेशन सलाइवा का सीक्रेट करना, उसको कंट्रोल करते हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं और वॉलेंट्री एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, सॉरी वॉमिटिंग को कंट्रोल करते हैं। वॉमिटिंग भी एक तरीके का एक रिफ्लेक्स एक्शन मैकेनिज़्म है कि जब आपके स्टमक में या माउथ में या इसोफेगस में कोई अनवांटेड थिंग्स चली जाती है तो उसको बाहर करने का ये एक प्रोसेस है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। सेरेबेलम आल्सो कंट्रोल द सर्टेन इम्पोर्टेंट फंक्शन सच एज राइडिंग अ बाइसिकल, ठीक है। जब आप बाइसिकल पे राइड कर रहे होते हैं तो आपका मूवमेंट जो होता है, आप मूवमेंट सिंपली ये बॉडी पास्चर के बारे में बात है, मेंटेनेंस ऑफ पास्चर एंड बैलेंस द बॉडी, ठीक है। तो किसी चीज़ को पकड़ना, हैंडल ग्रैस्प करना, उसको भी ये कंट्रोल करता है। और आपके बॉडी पास्चर को मेंटेन, आपको सीधा खड़ा रखना, या आपकी बॉडी झुक रही है, या आप अपने पास्चर को, आपका पास्चर इम्बैलेंस हो रहा है, ये सब रिकॉग्नाइज कौन करवाएगा आपको? आपका सेरेबेलम, ठीक है। तो चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को याद रखिए। इसमें मेडुला जो होता है ये बहुत सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक। सो दिस इज़ द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ योर ब्रेन, जिसमें हम हाइपोथैलेमस के बारे में बात करें, सॉरी फोर ब्रेन के बारे में बात करें तो फोर ब्रेन में दिस इज़ व्हाट सेरेब्रम, हेमिस्फीयर, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस, ठीक है। और ये तीन पार्ट हो गए। फिर यहाँ पर ये फ्रंटल लोब, ये टेम्पोरल लोब, ये पेराइटल लोब, ये ऑक्सीपिटल लोब, ये फोर ब्रेन के पार्ट हो गए, ठीक है। ये कार्पस कैलोसम, ये बीच वाला एक पार्ट है, इसको मिड ब्रेन का पार्ट हो सकता है ये, ठीक है, मिड ब्रेन, ओके। नहीं, कार्पस कैलोसम इज़ द पार्ट वेयर द बोथ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर कनेक्टेड, हाँ ओके, ठीक है, ये याद रखिएगा। वेंट्रिकल्स, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस आर पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, ठीक है। ये मिड ब्रेन जिसमें कार्पस कैलोसम एंड कार्पस कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया ऐसा करके दो पार्ट है इसके, आपको उतना नाम नहीं लिखना है, आप तो मिड ब्रेन लिख दीजिए, स्मॉलेस्ट पार्ट, एंड इट कंट्रोल सर्टेन इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़। और उसके बाद में ये हिंड ब्रेन के पार्ट यहाँ पर आ गए, जिससे मैंने आपको कहा था। चलिए पहले यहाँ देख लेते हैं। ये तीन है, पोन्स एंड मेडुला एंड सेरेबेलम। ये दीज आर द थ्री पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। इनके फंक्शंस पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब ये मेडुला के नीचे जो पार्ट जा रहा है ये पूरा आपका वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है। क्या जा रहा है? स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि हाइपोथैलेमस से ही ये एक और ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज मास्टर ग्लैंड विच कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ ऑल अदर ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी, वेयर दिस पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ आवर फोर ब्रेन। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। वीडियो जब चलता रहे तो इसको पॉज करते जाइएगा, स्लाइड्स में जो भी लिखा है उसको नोट करते जाइएगा, साथ में जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसको आप फर्दर जो स्लाइड के साथ में उसको लिंक करिएगा, लिखिएगा उसके बारे में, ताकि आप इजीली समझ पाएँ उसको। और जब आपका ये वीडियो ख़त्म हो जाए, आपका नोट्स बन जाएगा कम्प्लीटली। उसके बाद जो भी आपने समझा है उसके बेसिस पे यदि नहीं समझ में आया फिर एक बार रिवाइज़ करिए, वीडियो को देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ठीक है। नोट्स को मिलाइए, क्या नोट्स प्रॉपरली आपने लिख लिए हैं, और उसके बाद में फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो क्वेश्चन दिए हैं उनको सॉल्व करके देखिए। यदि वो सॉल्व होते हैं तो इसका मतलब आपको सब कुछ समझ में आया है, ठीक है। और यदि वो सॉल्व नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये कि आपको अभी और पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से बने रहिए, कल इसके आगे हम बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।